नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा 2022 हेतु और उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए, साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए भी शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 9 लेकर आया हूं। ठीक है, 9वां टेस्ट है ये। इसके पहले शिक्षण विधियों के 8 टेस्ट यदि आप देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है। उस प्लेलिस्ट से जब वीडियो पूरा होता है तो लास्ट में आपको इस तरह से यहाँ पर सारे 9 वीडियो दिख जाएंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो आप उन 8 वीडियो को अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, टारगेट है 25 में से 20 प्रश्न सही करने का। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 1 है, शब्दकोश है एक दृश्य सामग्री, एक श्रव्य सामग्री, एक श्रव्य दृश्य सामग्री और एक मुद्रित सामग्री। देखिए शब्दकोश को हम इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं साथियों। डिक्शनरी को हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन शब्दकोश शब्द थोड़ा नया लग रहा होगा आपको। तो शब्दकोश क्या है भाई? शब्दकोश या फिर डिक्शनरी कह दो। ये श्रव्य तो होगी नहीं क्योंकि इसमें सुनाई तो नहीं देगा, ना ही ये श्रव्य दृश्य होगी क्योंकि इसमें सुनाई दिखाई दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। तो या फिर दृश्य है या मुद्रित है। भाई ऐसा प्रश्न आने पर आपको क्या करना है? शब्दकोश इसमें सिर्फ दिखाई देता है तो आपको लगेगा कि बिल्कुल दृश्य सामग्री है, लेकिन साथियों इसको प्रिंटिंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो प्रिंटिंग चीजें होती है, जो मुद्रित चीजें होती है, उसके अंतर्गत किसको रखा जाता है? शब्दकोश को। तो दृश्य और मुद्रित दोनों आ जाए तो फिर आपको वहां पर मुद्रित सामग्री सही करना है। चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। अगर मुद्रित नहीं है तो फिर आपको दृश्य करना है। क्लियर है ये सभी के? तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सृजनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, सत्रांत परीक्षा और रंगमंच अभिनय। तो साथियों सृजनात्मक आकलन, जिसको हम रचनात्मक आकलन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? रचनात्मक आकलन के नाम से भी जिनको जानते हैं, तो इसके लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है। दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, रंगमंच अभिनय तीनों ही सृजनात्मक या रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो सत्रांत परीक्षा यहाँ पर तीसरा विकल्प दे रखा है, ये रचनात्मक नहीं बल्कि ये योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। देखो सीसी के अंतर्गत ये दोनों चीजें चलती है, रचनात्मक और योगात्मक। तो सत्रांत परीक्षा योगात्मक है और बाकी के तीनों ही विकल्प रचनात्मक है। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर जो है रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। थर्ड विकल्प इसलिए आपके दूसरे प्रश्न में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न, प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव और इनमें से सभी। तो भाई देखो प्राथमिक विद्यालयों की बात की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट क्या माना जाएगा साथियों? दिए गए विकल्पों में से स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। जो चीजें बच्चे अनुभव के माध्यम से खुद करके सीखते हैं तो उस चीज को बेटर तरीके से सीख पाएंगे प्रदर्शन या वीडियो अनुरूपण के यहाँ पर तुलना में। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखो यहाँ पर कौन कौन सी टेस्ट सीरीज मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर चला रखी है। हिंदी की टेस्ट सीरीज चला रखी है दोनों पेपर के लिए। मैथ की यहाँ पर कला से निःशुल्क चला रखी है दोनों पेपर के लिए। शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज, टीचिंग मेथड की टेस्ट सीरीज यहाँ पर दोनों जो पेपर है उसके लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी। साथ में राजस्थान जीके की कला से भी यहाँ पर मैंने चला रखी है साथियों, वो भी आरबीएससी के पाठ्यक्रम पर आधारित। तो निश्चित रूप से यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अच्छी तैयारी करना चाहते हो, ऑथेंटिक चीजें पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर लगातार क्लासे अटेंड जरूर करिएगा। पूर्णतः निःशुल्क क्लासे हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों रेडियो की सीमा मैंने इस प्रश्न को पहले भी करवा रखा है कि रेडियो की सीमा क्या होती है? जिसमें एक चीज एक निश्चित टाइम पर आती है, हम उस टाइम पे सुन लेते हैं, उस टाइम पे उस चीज को मतलब देख तो नहीं पाते हैं, सुन पाते हैं। अगर नहीं सुना है तो फिर वो दोबारा नहीं सुना जाएगा। तो टेप रिकॉर्डर जो है वो रेडियो की सीमा को दूर कर देता है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी चीज को रिकॉर्ड करके कहीं पर भी कभी भी सुन सकते हो। तो तीसरा विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। देखिए 5वें प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? भाषा संसर्ग विधि, प्रयोगशाला विधि, सूत्र विधि और निगमन विधि। तो साथियों व्याकरण शिक्षण आप भाषा संसर्ग विधि से भी करवा सकते हो, सूत्र विधि से भी करवा सकते हो, निगमन विधि से भी करवा सकते हो, लेकिन प्रयोगशाला विधि से किसी भी प्रकार से आप व्याकरण का शिक्षण बच्चों को नहीं करा सकते। तो जो दूसरा विकल्प है ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं मानी जाएगी और यही आपका आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 में। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 है, उदाहरण प्रस्तुत करके नियमों की ओर किस विधि में जाया जाता है? सूत्र विधि में, निगमन विधि में, व्याख्या विधि में और आगमन विधि में। तो देखो इस प्रश्न को भी मैंने कई बार आपको करा रखा है कि वह विधि जिसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद में छात्रों से स्वयं नियम निकलवाए जाते हैं, नियम निष्कर्ष निकलवाए जाते हैं, उस विधि को हम आगमन विधि के नाम से जानते हैं। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 है आपके, प्रयोजना विधि का मूलाधार है ड्यूवी की विचारधारा, बेलार्ड की विचारधारा, स्टीवेंसन की विचारधारा और किलपेट्रिक की विचारधारा। देखो प्रयोजना विधि का मूलाधार पूछा है, प्रयोजना विधि का जनक नहीं पूछा गया है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको एग्जाम के लिए कि अगर प्रश्न पूछे प्रयोजना विधि का मूलाधार, प्रयोजना विधि किसके द्वारा दी गई थी? किलपेट्रिक के द्वारा दी गई थी। प्रयोजना विधि में क्या किया जाता है? करके सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है? करके सीखा जाता है साथियों। और ये जो करके सीखना है, ये जॉन ड्यूवी के द्वारा बताया गया था। अतः करके सीखने पर यह विधि आधारित है। इसी कारण से प्रयोजना विधि का जो मूलाधार है जॉन ड्यूवी की विचारधारा करके सीखना माना जाता है। तो प्रथम विकल्प आपके 7वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को। तो चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता है सरलता, वैधता, गोपनीयता और व्यापकता। तो देखो अच्छा मूल्यांकन व्यापक भी होना चाहिए, गोपनीय भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए। सरलता तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प आप सही करोगे प्रश्न संख्या 8 में? एक बार आप अपनी इच्छा अनुसार सही विकल्प का चुनाव करो ताकि ये पता चल सके कि हाँ भाई हम ये करते। देखो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा वैधता। वैधता को अच्छे मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में गिना जाता है। अब वैधता क्या होता है समझ लीजिएगा आप। वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। भाई मूल्यांकन करने का कुछ उद्देश्य तो होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति यदि वो मूल्यांकन करे तो हम उसको वैधता के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वैधता के नाम से। अर्थात दूसरा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 9वां प्रश्न है, वर्तमान युग में सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री है नाटक, कठपुतली, चलचित्र और टेलीविजन। तो वर्तमान समय की बात की जा रही है साथियों। कठपुतली तो बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं होगी, मतलब ये वर्तमान युग में नहीं है। नाटक भी लगभग बहुत ही कम होते हैं। चलचित्र और टेलीविजन, तो देखो चलचित्र के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सबसे जो इजी तरीके से हमारे सामने हमको मिल जाता है वो है टेलीविजन। टेलीविजन को वर्तमान युग में सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री माना जाता है, क्योंकि टेलीविजन की उपलब्धता ज्यादा है। चलचित्र में सिनेमा वगैरह, तो सिनेमा जाओगे क्या दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए? नहीं। इसलिए चौथा विकल्प ही आपका सबसे बेस्ट आंसर है और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 में। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न, इसी तरह से अच्छे प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। देखिएगा 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है आकृति की पहचान करना, विभिन्न माप के संदेश देना, गणितीय आकृतियां बनाना और समस्या का समाधान करना। तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य। इसी प्रकार एक उद्देश्य होता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में क्या होता है कि चित्रों से संबंधित, कि बच्चा मानचित्र बना रहा है, बच्चा किसी का चित्र खींच रहा है, इस प्रकार से। तो साथियों यहाँ पर गणितीय आकृतियां बनाना कौशलात्मक जो उद्देश्य है इसके विशिष्टीकरण के अंतर्गत आ जाता है।
थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है अंक गणित शिक्षण से, रेखा गणित शिक्षण से, बीज गणित शिक्षण से और इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रखा आपसे कि भाई इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को आपको हटा देना है। देखिएगा, रचनात्मक शक्तियों का विकास आपको करना है तो साथियों रचनात्मक शक्तियां, रचना मतलब किसी कार्य की रचना से लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज बना रहे हो आप, कोई भी चीज आप खींच रहे हो, नई रचना कर रहे हो, तो रचनात्मक शक्तियों का विकास बालक में सर्वाधिक किससे होता है? रेखा गणित शिक्षण से होता है, क्योंकि रेखा गणित शिक्षण में ही अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। तो सेकंड विकल्प आपकी 11वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो 12वां प्रश्न देखते हैं साथियों क्या पूछा जा रहा है। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौन पठन का, सस्वर पठन का, आदर्श वाचन का और इनमें से कोई नहीं। तो वापस हम किसको हटा देंगे? इनमें से कोई नहीं को हटा देंगे। साथियों गद्य शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? गद्य का मतलब जैसे नाटक है, जैसे निबंध है, जैसे कहानियां हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है? गद्य के अंतर्गत आ जाती है। साथियों इसमें सर्वाधिक महत्व जो दिया जाता है वो दिया जाता है यहाँ पर आपके मौन पठन को। किसको दिया जाता है? मौन पठन को, क्योंकि मौन पठन मतलब मन ही मन में रहकर हम इन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तेज गति से पढ़ेंगे और ज्यादा ग्रहण शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो विकल्प 1 आपके 12वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न होने चाहिए कैसे? विषय वस्तु के जटिल प्रश्न होने चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, गृह कार्य से संबंधित होने चाहिए और इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई ऐसा है, प्रस्तावना हम किसके अंतर्गत बनाते हैं? जो हम दैनिक पाठ योजना बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाते हैं, दैनिक पाठ योजना, उसके अंतर्गत प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से हम पूछते हैं। अब जो भी हमारा टॉपिक या जो भी हमारा प्रकरण होता है उस प्रकरण से बच्चों को जोड़ने के लिए हम पूछते हैं प्रस्तावना प्रश्न। किसको जोड़ने के लिए? उनका जो पूर्व ज्ञान है उसके पूर्व ज्ञान से बालक को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न कैसे होने चाहिए? उसका जो पूर्व ज्ञान है इस पर आधारित होने चाहिए। साथियों दूसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो देख लेते हैं 14वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14 अच्छी तरह से देखिएगा। छात्र शुद्धता पूर्वक तभी लिख सकते हैं जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो, उन त्रुटियों से अभिभावकों को परिचित कराया जाए, जब छात्र को दंडित किया जाए और जब शिक्षक उन त्रुटियों को सुधारे। तो बताओ भाई 14वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? फिर इसके अच्छे से व्याख्या करेंगे, अच्छे से इसका हल निकालेंगे। तो भाई शुद्धता पूर्वक तभी लिख सकते हैं, तो देखो उनको दंडित किया जाए ये तो बिल्कुल ही नकारात्मक विकल्प है, इसको तो गलत कर दिया जाएगा। उन त्रुटियों से अभिभावकों को परिचित कराया जाए। भाई अभिभावकों को परिचित कराने से क्या होगा? क्योंकि त्रुटियां तो छात्र कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर यह भी क्या हो गया? गलत हो गया। साथियों दूसरा विकल्प गलत है, तीसरा विकल्प गलत है, तो पहला विकल्प या चौथा विकल्प। तो प्रश्न संख्या 14 में आपके जो सही आंसर है वो रहेगा जब अपनी त्रुटियों का उन्हें ज्ञान हो। क्योंकि मान लीजिए कि छात्रों को यही नहीं पता कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, त्रुटियां कहाँ कर रहे हैं, तो फिर वो शुद्ध कैसे लिखेंगे? उनके हिसाब से तो वो सही लिख रहे हैं उस चीज को। जब शिक्षक उन त्रुटियों को सुधारे, भाई शिक्षक तब सुधारेगा जब उसको चेक करेगा हर एक त्रुटि को। शिक्षक को तो सिर्फ ये बताएगा कि भाई इस चीज को इस प्रकार से लिखा जाता है। अब छात्र खुद हाँ भाई मैंने तो सही लिखा, ऐसे नहीं होता है साथियों। इसलिए बेस्ट विकल्प प्रथम ही है। जब उन्हें अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो तब वो शुद्धता पूर्वक उस चीज को लिख सकते हैं। प्रथम विकल्प 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। अच्छा एक और चीज है कि अगर किसी को वीडियो में कोई कमी नजर आती है, वीडियो में कोई त्रुटि नजर आती है, तो सभ्य भाषा में नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो ही हमें और बेहतर क्वालिटी देने के लिए प्रेरित करता है। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। वार्षिक पाठ योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है किसके लिए? शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, विद्यालय के लिए। तो भाई ऐसा है, पाठ योजना भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक तो है वार्षिक पाठ योजना, एक होती है मासिक पाठ योजना,
एक होती है इकाई पाठ योजना और एक होती है दैनिक पाठ योजना। इस प्रकार से पाठ योजना के 4 प्रकार होते हैं, वार्षिक, मासिक, इकाई और दैनिक। तो साथियों जो वार्षिक पाठ योजना होती है इसमें ये लिखा जाता है या ये योजना बनाई जाती है कि जो संपूर्ण वर्ष है, संपूर्ण साल में बच्चों को किस प्रकार से हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो ये चीज़ मदद करती है शिक्षकों के। अतः वार्षिक पाठ योजना सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए मानी जाती है? शिक्षक के लिए मानी जाती है। किसके लिए? शिक्षक के लिए। विकल्प 1 आपके 15वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न, भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है भाषा, रचना, कविता और गद्य। तो भाई ऐसा है, अपने जो भाव है, अपने जो विचार है, इसकी अभिव्यक्ति तो हम भाषा के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन कलात्मक अभिव्यक्ति की बात की जाए तो साथियों कलात्मक अभिव्यक्ति के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। गद्य या कविता में नहीं, बल्कि भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है रचना के माध्यम से। जब भी हम किसी चीज़ की रचना करते हैं तो अपने अंतर्मन से वो शब्द निकलते हैं, अपने अंतर्मन से वो विचार निकलते हैं और हम उसको बेहतर तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं रचना के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा कई सारी ऐसी कविताएं हैं जो अपने अंदर तक झकझोर देती है, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति रचना से ही होती है, चाहे वो कहानी के माध्यम से रचना हो, चाहे वो कविता के माध्यम से रचना हो। तो विकल्प 2 आपके 16वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां प्रश्न है, बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है कंप्यूटर, सेकंड है रेडियो, थर्ड है वास्तविक पदार्थ और चौथा है टेलीविजन। तो प्रश्न को समझिएगा और इसके बाद में इसका सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो बताइए 17वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो, बालकों में निरीक्षण और परीक्षण के अवसर आपको प्रदान करना है कि निरीक्षण भी कर सके, परीक्षण भी कर सके। तो रेडियो का वो परीक्षण कैसे करेंगे? गलत हो गया। टेलीविजन का परीक्षण कैसे करेंगे? कंप्यूटर का परीक्षण कैसे करेंगे? परीक्षण वो कर सकते हैं वास्तविक पदार्थ का। इसका आप निरीक्षण भी कर सकते हो और इसका आप परीक्षण भी कर सकते हो। चाहे निरीक्षण करो, परीक्षण कर दो, इसका कर सकते हो। किसका? जो वास्तविक पदार्थ होते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 17वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। तो 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों आपसे? निष्पत्ति परीक्षण से किसकी जानकारी होती है? शैक्षिक प्रबंधन की, शैक्षिक कमजोरियों की, शैक्षिक उपलब्धियों की और इनमें से सभी। तो निष्पत्ति परीक्षण, जिसको हम उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है साथियों, इसके माध्यम से हमें किस चीज़ का पता चल जाता है कि बालक ने कक्षा विशेष में रहकर क्या चीज़ अर्जित की है, कितना अधिगम किया है, कौन सी उपलब्धियां अर्जित की है। तो इस प्रकार से आपके शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से हो जाती है। थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प? थर्ड विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 18 में। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न, एक बालक किताबों को पढ़ने में रुचि लेता है, उदाहरण कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अभिरुचात्मक उद्देश्य और अभिवृत्ति उद्देश्य। तो देखो, ज्ञानात्मक में तो ज्ञान संबंधी चीजें होती है, अवबोधात्मक में समझ संबंधी चीजें होती है, अभिवृत्ति में उसके दृष्टिकोण का पता चलता है और अभिरुचि में या अभिरुचात्मक में उसकी रुचि का पता चलता है। तो यहाँ पर बालक किताबों को पढ़ने में क्या ले रहा है? रुचि ले रहा है साथियों। अतः यहाँ पर ये अभिरुचि की पूर्ति हो रही है, अभिरुचात्मक उद्देश्य की। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 20 है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघुत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा, अति लघुत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो समझ पर आधारित प्रश्न है ये। थोड़ा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा और फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? सामाजिक अध्ययन में बच्चों को आप सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हो या फिर सामाजिक अध्ययन बच्चे पढ़ रहे हैं?
इसमें कौन सी परीक्षा, परीक्षा मतलब मूल्यांकन की बात की जा रही है, छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है कि छात्र स्वतंत्र चिंतन। तो साथियों स्वतंत्र चिंतन वस्तुनिष्ठ में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो जो विकल्प में दिया हुआ है उसमें से ही किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया। अब 2, 3, 4 में से कौन सा बेस्ट आंसर आपको लग रहा है 20वें प्रश्न में? तो 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके निबंधात्मक परीक्षा, क्योंकि निबंधात्मक का मतलब बड़ा बड़ा उत्तर इसका आप दे सकते हो। आप खुलकर के अपने शब्दों में अपने विचारों को जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर व्यक्त कर सकते हो। तो निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा ही इसका सही और सटीक आंसर होगा प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे तो 21वां प्रश्न, परियोजना विधि के जनक किसको कहा जाता है? जेकब एल मोरेनो को, किलपेट्रिक को, स्टीवेंसन को और बी.एस. ब्लूम को। तो साथियों अभी एक प्रश्न ऊपर आया था कि परियोजना विधि की विचारधारा या परियोजना विधि का मूलाधार है किसकी विचारधारा? जॉन डेवी की विचारधारा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है परियोजना विधि के जनक है, तो जब आपसे ये पूछा जाता है कि परियोजना विधि के जनक कौन है तो आपको सही करना है W.H. किलपेट्रिक जो है, विलियम हेनरी किलपेट्रिक, इनको परियोजना विधि के जनक कहा जाता है। मैंने वहां पर भी आपको बताया था। तो दूसरा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। 22वां प्रश्न है, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित है और इनमें से सभी। तो जो ब्लूम की पाठ योजना है साथियों, इन्होंने किस पर आधारित अपनी पाठ योजना बनाई है? देखो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा, ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने उद्देश्यों पर आधारित ही पाठ योजना का निर्माण किया था। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 23वें प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, किस लिए? विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में और इनमें से सभी। तो वह ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण मतलब जैसे मान लीजिए बच्चों के कोई पाठ है, कोई किले वगैरह का कोई पाठ है, अब यदि आप बच्चों को उस स्थान पर ले जाते हो तो उससे विषय के प्रति भी रुचि उत्पन्न होगी कि यार उस सब्जेक्ट में तो ऐसे करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान भी उसको मिलेगा, विषय की बेहतर समझ भी उसमें विकसित होगी। तो इसलिए इन सभी के लिए साथियों ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी माना जाएगा। चौथा विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर? विषय से संबंधित सूचना देने पर, छात्रों की सामाजिक मुद्दों के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना और छात्रों के भाषा विकास पर। देखो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है इसको यहाँ पर भाषा के विकास पर बल देना चाहिए, परीक्षा के लिए तैयार करना ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। विषय से संबंधित सूचना देना, हाँ ये भी ठीक है। अब देखो लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प आपको कौन सा नजर आ रहा होगा? छात्रों की सामाजिक मुद्दों के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विशेष बल देना चाहिए। सेकंड विकल्प सबसे बेस्ट आंसर है साथियों 24 का। अब अंतिम और 25वां, आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आगमन विधि का सूत्र है, नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखो इससे संबंधित एक प्रश्न ऊपर भी मैंने आपको करवाया था। अंतिम और 25वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अच्छा, जवाब देने से पहले अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह से निःशुल्क तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा साथियों। साथ में कमेंट में हमें ये भी बता करके जाए कि कितने प्रश्न आपके 25 में से सही बैठ रहे हैं, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, उस डाउट को निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। तो 25वें और अंतिम प्रश्न का जो सही उत्तर है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। ऊपर भी मैंने बताया था कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में नियम निकाले जाते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही होगा। आज का ये टेस्ट पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को वीडियो को पूरा देखने के लिए।